Hello everyone, I welcome you all to the second part of our PYQ series. So, in the previous part, we have already discussed about the emergency powers of the president, in which I have taught you about three types of emergency and their effects. Okay, so in this part, we will discuss about the legislative powers of the president. Okay, and in the third part we will discuss this third क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते हैं, बहुत कम टाइम में फटाफट से ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि लेजिस्लेटिव पावर्स होती क्या हैं. फॉर दिस आई हैव गिवन अ बेसिक डेफिनेशन हेयर. क्या होती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर द पावर्स दैट शी और ही एक्सरसाइजेस इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री. क्या मीनिंग हो इसका? कि वो पावर्स प्रेसिडेंट की जो वो पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में या फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है हमारी कंट्री का उसके रिस्पेक्ट में इंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स. ओके, हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पार्लियामेंट. ठीक है, कैसे प्ले करते हैं ये हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि हमें पता है कि जब भी कोई बिल लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से पास होके कहाँ जाता है प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, तो उनके सिग्नेचर के बिना या उनके अप्रूवल के बिना वो लॉ नहीं बनता. ठीक है, तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव रोल होता है पार्लियामेंट, क्योंकि हमें पता है वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं. अब वो किसी भी हाउस के पार्ट तो नहीं होते, लेकिन उनके पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता. ठीक है, और उनकी जो ये पावर्स होती हैं वो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होती है. ठीक है, तो जो सबसे पहली लेजिस्लेटिव पावर है वो कौन सी है? समन करना एंड पार्लियामेंट को प्रोरोग करना. ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं पार्लियामेंट को, और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं वो. ठीक है, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि जो पार्लियामेंट है या फिर जो हाउसेस हैं दोनों वो कम से कम 1 ईयर में 2 बार मीटिंग करनी. वैसे एवरी 6 मंथ एक मीटिंग करनी होती है, तो 1 ईयर में कम से कम 2 मीटिंग होगी. ठीक है, जिससे क्या हो सके जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे. अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये समन और प्रोरोग का मतलब क्या होता है. वैसे पार्लियामेंट में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दिया है. समन का मीनिंग क्या होता है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको बुलाना, उनको कॉल करना कि आओ एक मीटिंग रखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है वो डिस्कस करना है. ठीक है, तो इस केस में जब भी पार्लियामेंट के मेंबर्स को बुलाया जाता है उसको कहते हैं समन. ठीक है, अगला आता है प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है कि जो सेशन है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसको एंड कर देना. हमें पता है कि सेशंस होते हैं डिफरेंट. मॉनसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है. तो एक सेशन को एंड करने के लिए जो फॉर्मल प्रोसीडिंग है उसको कहते हैं क्या? प्रोरोगेशन. ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड और है एडजर्नमेंट. इसका मीनिंग क्या होता है कि जो सिटिंग है हाउस की उसको टर्मिनेट कर देना. ठीक है, एक सेशन में डिफरेंट सिटिंग्स होती हैं, तो वो सिटिंग को क्या कर देते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं, और टाइम बता देते हैं कि भाई नेक्स्ट सेटिंग इस टाइम को होगी, तो तब तक के लिए क्या है ये सेटिंग जो है वो टर्मिनेट करी जाती है. आई होप आपको ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग समझ आ गई होंगे. नेक्स्ट पावर क्या है? आर्टिकल 86 एंड 87 में गिवन है कि फर्स्ट सेशन जो होता है एवरी ईयर का, और आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस जो एवरी 5 ईयर कंडक्ट होते हैं, न्यू लोकसभा जो है वो अपॉइंट की जाती है. ठीक है, इलेक्ट की जाती है, सॉरी अपॉइंट तो नहीं करते, इलेक्ट करी जाती है. तो उस टाइम में जो सेशन होता है पहला, उसको कौन एड्रेस करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और दोनों हाउसेस जॉइंटली बैठते हैं उसमें. ठीक है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स एड्रेस. अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो उसे कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण. ठीक है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एक स्पीच देते हैं, सारे के सारे जो एमपीज होते हैं वो बैठ के सुनते हैं विदाउट इंटरप्शन. ठीक है, और उसमें जो प्रेसिडेंट है वो बताते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, आगे क्या हमारी प्रायोरिटीज़ रहने वाली हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो गैप है वो ख़त्म किया जाएगा. तो इसमें वो इस रिस्पेक्ट में वो स्पीच देते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है? लोकसभा अपनी जगह, राज्यसभा अपनी जगह, फिर वो मोशन ऑफ थैंक्स में अलग अलग एमपीज जो हैं वो अपने अपने स्पीचेस देते हैं. ठीक है,
अगला आता है, अगली पावर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटम स्पीकर्स। ये कौन सी पावर्स होती हैं? इस पावर के अंदर अब मान लेते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं, उन दोनों की सीट जो है वो क्या है, वैकेंट है, ऑफिस दोनों के दोनों क्या है, वैकेंट है। तो उस टाइम में कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मेंबर ऑफ लोकसभा को अपॉइंट कर सकते हैं टू फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर, उसको हम कहते हैं प्रोटम स्पीकर। और इनको अपॉइंट करने की पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये हो गई हमारी थर्ड लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट पावर आती है मेंबर का नॉमिनेशन। हमने पढ़ा था कि राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और क्या है क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट की, कि भाई वो जो लोग हैं वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इनमें से किसी में उनके पास स्पेशल नॉलेज है। अब वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके पास अच्छी खासी जानकारी है जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, ठीक है, काम आ सकती है, तो उनको अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमें पता है कि पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के 2 लोगों को भी अपॉइंट किया जाता था, लेकिन 2020 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पावर आती है हमारी एसेंट्स टू द बिल। कौन कौन से आर्टिकल में गिवन है ये, आर्टिकल 111, 200 एंड 201। तो 111 जो है वो यूनियन के बिल्स के लिए है, 200 एंड 201 जो है वो स्टेट बिल्स के लिए है। तो यूनियन के केस में हमने पढ़ा था कि लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ से बिल पास होने के बाद जाते हैं किसके पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास। और जब उनके पास ये बिल आता है तो उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शंस क्या है, कि भाई एसेंट दे दें तो वो लॉ बन जाएगा, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है लॉ में, जो भी बिल आया है ठीक है भाई लॉ बना देते हैं। अब वो क्या करें कि भाई एसेंट देने से मना कर दें, बिल को रिजेक्ट कर दें, तो इस केस में क्या होगा, बिल वहीं के वहीं ख़त्म, ठीक है। थर्ड केस क्या है कि वो बिल को रिटर्न कर दें, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। मनी बिल के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट उसे रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद ही आता है। तो रिजेक्ट करने का क्या मतलब है फिर, जब पहले ही आपने अप्रूव किया था तो अगर वो मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट उसे रिटर्न कर सकते हैं कि एक बार आप दोबारा से कंसिडर कर लो ये चेंजेस। लेकिन अगर पार्लियामेंट उसे दोबारा पास कर देती है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, एसेंट उसे देनी पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, स्टेट बिल्स के ऊपर। हमने पढ़ा था बेसिकली, शायद ये आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, कि स्टेट लेजिस्लेचर वाले टॉपिक में, कि जब भी कोई बिल हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट की जो पोजीशन है उसे किसी ना किसी तरीके से एंडेजर कर रहा है, तो गवर्नर को कुछ बिल्स को रिजर्व करना पड़ता है फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है। तो अगर वो प्रेसिडेंट कंसिडर कर रहे हैं उस बिल को, तो उनके पास वही 3 ऑप्शंस हैं कि वो अपना एसेंट दे दें तो वो बिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक एक्ट, एक लॉ बन जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि वो बिल को एसेंट ना दें, मना कर दें कि भाई ठीक नहीं मैं नहीं दे रहा। थर्ड ऑप्शन है कि वो गवर्नर को डायरेक्ट करें कि आप बिल को रिटर्न कर दो दोबारा से कंसिडर करने के लिए, ठीक है। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको दोबारा पास कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास यूनियन के बिल जैसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको एसेंट देने से मना कर सकते हैं। लेकिन यूनियन केस में ऐसा नहीं था, दोबारा भेजने के बाद उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें एसेंट देनी पड़ती थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ स्टेट बिल्स, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब आते हैं क्या हम 6th पावर पे, ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये तो बहुत फेमस पावर है, हमें पता ही है, आर्टिकल 123 में गिवन है। अब मान लेते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करके, कोई बहुत ही अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई लॉ बनाना है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस जो है ना, ये विदिन 6 वीक्स पार्लियामेंट, मतलब जो हाउस है, ठीक है, दोनों हाउसेज जो होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, अब वो दोबारा से जब रीअसेंबली उनकी हो गई तो रीअसेंबली के 6 हफ्तों के अंदर अंदर विदिन 6 वीक्स उन्हें क्या करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है। अगर उन्होंने ये पास नहीं करा विदिन 6 वीक्स तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। 7th जो पावर आती है वो आती है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। गिवन है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 103 में। तो अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर डिसक्वालीफाई होता है तो वो मैटर जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास,
और उनका जो डिसीजन है, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है वो होता है फाइनल, और ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करके ही लेते हैं इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अब ये तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ बिल्स में क्या है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती है तभी वो बिल पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है। सबसे पहले तो हमें पता है कि आर्टिकल 3 में दे रखा है क्या, कि जो स्टेट्स हैं अगर उनको दोबारा ऑर्गेनाइज करने का कोई बिल आ रहा है, उनकी बाउंड्रीज वगैरह ऑल्टर करने का कोई बिल आ रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की जो है अप्रूवल लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ मनी बिल्स। हमें पता है आर्टिकल 110 में गिवन है, अगर कोई भी मनी बिल है तो वो मनी बिल प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद ही लोकसभा के अंदर आ सकता है। और हमें पता है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकते हैं, राज्यसभा के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, रीज़न क्या है वो हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आर्टिकल 274 में क्या गिवन है कि अगर कोई भी बिल टैक्सेशन को, कंट्री में अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, तो उस टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बिल आ रहा है जिसमें स्टेट्स का कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें स्टेट्स का कोई ना कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस केस में भी क्या है, प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। आर्टिकल 304 में क्या गिवन है कि अगर कोई भी बिल ट्रेड, कॉमर्स या स्टेट के रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या है, प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद ही वो बिल पेश हो सकता है, आ सकता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 304। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव हैं और लद्दाख हैं। ठीक है, तो इन सारी यूनियन टेरिटरीज के पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए या फिर गुड गवर्नेंस के लिए जो रेगुलेशंस हैं वो कौन बना सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, इनके पास ये पावर होती है। ठीक है, लास्ट पावर हमारी कौन सी है कि ये सारे कुछ कमीशन होते हैं। कौन कौन से कमीशन है ये, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और भी और कुछ होते हैं, जिनकी जो रिपोर्ट्स हैं प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई इनकी सारी रिपोर्ट जो है आपको पार्लियामेंट पेश करनी पड़ेगी, तो ये अपनी जो रिपोर्ट्स हैं अपनी वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं। तो इसकी पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में सिर्फ इतना ही था। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।